नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी आपके साथ। शंखनाद का वक्त हो चला है और आज शंखनाद है उस गतिरोध के खिलाफ जो सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है। बातचीत का दौर चला, हिंसा की तस्वीरें सामने आई, आंदोलनकारी फिर बॉर्डर पर डट गए, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर यह किसान आंदोलन खत्म कब होगा। इन सब के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से दोबारा बातचीत की बात कही है। पीएम ने कहा कि किसान सरकार से बस एक फोन कॉल दूर हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर से ये कॉल 2 महीने से लंबे वक्त से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म कर देगी? ये रिपोर्ट देखिए। पैंसठ दिनों से जारी आंदोलन, 26 जनवरी को भड़की हिंसा और दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ता तनाव। क्या कृषि कानूनों पर जारी किसानों की ये कश्मकश महज एक फोन कॉल से दूर हो सकती है? नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। यानी किसानों को मनाकर उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए पीएम मोदी की ये नई पहल है और किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये पहल बेहद अहम भी है। किसान एकता का जयघोष और इंकलाब जिंदाबाद के नारे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ये गर्जना आंदोलन की बदली तस्वीर और किसानों के इरादों को बयां कर रही है। एक और मंच पर बैठे किसान नेता बापू की पुण्यतिथि पर उपवास कर सद्भावना दिवस मना रहे हैं और साथ ही मौजूद समर्थक अब कृषि कानून पर आर पार के संघर्ष का दम भर रहे हैं। गैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है, तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। साफ है कि बदले हुए हालात में किसानों के तेवर फिर से बुलंद हैं और सरकार भी इस बात को बखूबी समझ रही है, लेकिन किसी भी समाधान के लिए केंद्र का रुख वही कायम है कि कोई भी रास्ता बातचीत से ही निकल सकेगा। यही वजह है कि आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किसान नेताओं से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। यानी सरकार और किसानों के बीच बात जहां रुकी थी फिर वहीं पहुंच गई और फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बातचीत बढ़ेगी तो कैसे और कौन इसकी पहल करेगा, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों की मांग तो अब भी कायम है। नहीं, हमने कोई तारीख नहीं दी, ना कोई तारीख देने की बात थी। हमारी तरफ से वार्ता बंद भी नहीं हुई, वार्ता बंद उनकी तरफ से हुई है और जब वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। 11वें दौर की बातचीत के बाद सरकार के प्रस्ताव को मानने से किसान नेता पहले से ही इनकार कर चुके हैं और दोनों पक्ष ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जिस तरह हिंसा हुई, उसने सरकार और किसान के बीच की दूरियां और बढ़ा दी और इस दूरी के बीच शुरू हुई सियासत आंदोलन की इस आग में घी डालने का काम कर रही है। शुरुआत में तो किसान नेताओं ने सियासी पार्टियों को आंदोलन से किनारे रखा, लेकिन राकेश टिकैत को लेकर हुए टकराव के बाद कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को केंद्र पर हमले का नया मौका मिल गया। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन यहां रुकेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूं,
ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। विपक्ष के वार से बीजेपी किसानों को गुमराह करने की साजिश बता रही है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अब जिस तरह की सियासी मोर्चाबंदी हो रही है, उसका असर किसान नेताओं पर भी साफ दिख रहा है। आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी की नई अपील के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और खबर है कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की तैयारी में है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी की इस पेशकश का किसान नेताओं पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बातचीत की फोन लाइन खुली हुई है, ये एक अच्छी खबर। लेकिन एक वक्त लग रहा था कि किसान आंदोलन का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से आंदोलनकारी दिल्ली से सटी सीमाओं में बढ़ने लगे हैं। सरकार की ओर से बातचीत का ऑफर आ चुका है। ऐसे में किसानों का आगे का क्या है प्लान, इस पर आज तक संवाददाता राम किंकर ने राकेश टिकैत से की है बातचीत। सुनिए। राकेश टिकैत मेरे साथ मौजूद है। आवाज, गला थोड़ा खराब है आपका, लेकिन जोश उसी तरह से बरकरार है। जोश थोड़ा बंद होता है। अब आंदोलन जिस तरह से आपने जो खत्म सा हो रहा था उसे आपने बिठा दिया और अब वो चलने की राह पर निकल पड़ा है। तमाम कानून, एफआईआर, उसको कैसे झेलेंगे आप? आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। 2 महीने तक कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं आया। अब मनीष सिसोदिया, अभय चौटाला, अलग अलग नेता जो है स्टेज शेयरिंग कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके राकेश जी? स्टेज पे कोई नहीं गया, पीछे से समर्थन है? नहीं, स्टेज पे नहीं, स्टेज से नीचे बैठते हैं। तो इस समर्थन का क्या अर्थ निकाले हम? ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया? क्यों? यहाँ किसी की वोट के लिए कहा गया, उन्होंने कि वोट दिए होंगे। कल आपको मंच से मैं सुन रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों, आपने कभी बीजेपी को वोट भी दिया था, तो अब क्या ऐसी आन पड़ी की तलखी है और आपको आंसू भी निकालने पड़े? नहीं होता है, अपन से ही तो नाराजगी होती है, किसी और से होती है। भाई दिक्कत हमको उस वाले आदमी से नहीं जो 40 से परे है। तो अपने तो सुन भी नहीं रहे, सरकार में है 300 सीटों के साथ, बहुमत के साथ। बात तो सुन लें, जब हम बराबर चलेंगे तो जो गिराने का काम करेगा तो आप ही तो करोगे, जो बराबर चल रहा है वही तो टांग मारता है। वैसे अब किसान आंदोलन का आगे क्या होने वाला है, मौजूदा हालात में सरकार और किसान कृषि कानून को लेकर कहां खड़े हैं, ये सवाल है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल समझा देते हैं कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर कहां तक गया। और उसके बाद देखिए ये ट्रैक्टर, अब आगे की ओर ट्रैक्टर परेड हम सब ने देखी थी। बातचीत, सरकार, मोदी प्रधानमंत्री ने खुद ऑफर किया है, एक फोन कॉल की दूरी है। किसान कह रहे हैं जवाब का इंतजार है। किसान आंदोलन में आगे क्या होगा, बातचीत किसकी ओर से की जाएगी, पहल कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहला ट्रैक्टर गया, ये दूसरा ट्रैक्टर अपने साथ लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारी। कृषि कानून, सरकार का कहना है वापस ना लेने की बात, यानी कि
कानून को पूरी तरह से रद्द वो नहीं करना चाहती है, बल्कि चाहती है संशोधन करने के लिए। लेकिन किसान अभी भी कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं। जो तीनों कृषि कानून है उनको लेकर किसानों की ओर से बार बार ये बातें कही जा रही है, जबकि सरकार का पक्ष है कि कानून वापस नहीं बल्कि संशोधन करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली हिंसा मामले में देखिए, सरकार की ओर से किसान नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। यकीनन बहुत सारे ऐसे नेता जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके ऊपर से एफआईआर रद्द कर दी जाए। अब क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बातचीत की बात कम से कम यहां पर अब होने लगी है कि किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत हो सकती है। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। यहां पर सरकार का पक्ष है, भारी सुरक्षा बल की सरकार की ओर से तैनाती की गई है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। जबकि किसानों का कहना है कि आंदोलनकारी वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और अब तो जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान जाती, हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। तो अब तक की ये स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात काफी ज्यादा अहम हो जाती है जिसमें उनकी ओर से बार बार ये कहा गया है कि फिलहाल हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। और यकीनन ये एक जो फोन कॉल है वो बिगड़ी बात को क्या बना देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कल सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तीनों ही बॉर्डर जहां किसानों का आंदोलन अब भी चल रहा है, वहां इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और लोगों की आवाजाही पर भी वहां रोक लगा दी गई है। किसान आंदोलन का केंद्र रहे सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें कल दोपहर की, जब स्थानीय लोगों और किसानों के बीच संग्राम छिड़ गया था। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसे लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है, जिसकी तस्दीक बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर तैनात जवानों की ये तस्वीरें भी कर रही हैं। सिंधु बॉर्डर पर एक तरफ जहां अब आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं पुलिस ने भी इस संख्या बल को देखते हुए अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा जवाबड़ा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इनको यहाँ पर इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि अगर मुश्किल हालात पैदा हो या उपद्रव कोई हो तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवानों का जो है हौसला बढ़ाया जा रहा है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वो सब तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। कल हुई हिंसा के बाद सरकार ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। सिंघू, गाजीपुर और टिकरी तीनों ही बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह के उपद्रव की साजिश कामयाब ना हो सके। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन वाली जगह पर आम लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी धरना स्थल पर जाने पर रोक लगाई गई है। चाहे लोकल हो चाहे मीडिया कर्मी हो, किसी को भी आज अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अगर एम्बुलेंस अंदर जाना चाहे या मेडिकल सर्विसेज के लिए कोई अंदर जाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अनुमति इस समय दी जा रही है। ये जो बैरिकेडिंग आपको दिख रही है, ये प्रोटेस्ट साइट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, लोकल जो हैं, उनको भी बोला जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। सिंघू बॉर्डर पर कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 44 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने वाला शख्स भी शामिल है, जिसका नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है। पुलिस पर हमले को लेकर उस पर 8 केस दर्ज किए गए हैं। उधर गाजीपुर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए NH-24 की दोनों सड़कें बंद कर दी गयी। 26 जनवरी को हुई हिंसा और कल सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क है, ताकि आंदोलन के बीच हिंसा की साजिश रचने वाले किसी भी तरह कामयाब न हो सके। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मौजूदा हालात इस वक्त के क्या बयां कर रहे हैं, सीधे जाने के लिए ले चलते हैं आपको सिंघू बॉर्डर। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिलन, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप अपने आसपास देख रही हैं?
देखिए, सिंघू बॉर्डर पर तो पहले से ही स्थिति काफी तनावपूर्ण रही है, लेकिन कल के हादसे के बाद और भी ज्यादा तनाव सिंघू बॉर्डर पर हो चुका है। इस वक्त मैं जो मेन घटना स्थल है वहां से कम 2 से 3 किलोमीटर आगे इसीलिए खड़ी हूं क्योंकि मेरे पीछे आप जो देखेंगे सुरक्षा कर्मी यहां पर खड़े हुए हैं और जो बैरिकेडिंग इस वक्त लगाई गई है वो घटनास्थल से 3 किलोमीटर आगे, यानी कि कोई भी स्थानीय लोग यहां से अंदर जाना नहीं है उनको अब, क्योंकि उन्हें रोका जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी चेक करके अंदर भेजा जा रहा है और सर्विसेज जो है, इमरजेंसी सर्विसेज को ही अंदर जाने की अनुमति है। यहाँ मेरे पीछे आप इतना अंधेरा भी इसलिए देख रही हैं चित्रा, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ बिजली इस वक्त काटी हुई है और यहाँ पर पूरे रोड पर लाइट भी नहीं है। तो यहाँ से अंदर जाएंगे अगर तो आपको पुलिस कर्मियों को जवाब देना होगा। दूसरा, जो घटनास्थल की तरफ है वो पूरा एरिया सील कर दिया गया है, इसलिए अगर स्थानीय लोग यहाँ से क्रॉस ओवर भी करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई अलग रास्ते देखे जा रहे हैं जहां पर वहां पर भी उनको रोका जा रहा है। कल की घटना के बाद सुरक्षा कर्मी जो है, दिल्ली पुलिस भी है, उन्होंने अपनी जो व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद कर दी है और देखा यह जा रहा है कि किसी को भी अब किसी भी कारण से आने जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर यह भी खबर है हमारे पास कि कई जगहों से और ट्रैक्टर्स और किसान लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं और इसकी पुष्टि करना इस वक्त मुश्किल है कि कितने और लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अंदर भी लोगों का कहना है कि जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं वो बाहर से लोग करवा रहे हैं, इसकी पुष्टि भी अब दिल्ली पुलिस कर रही है। और जो ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हिंसा भड़काई उन पर भी जांच पड़ताल अभी जारी है। लेकिन जो एंटी क्लाइमैक्स है इस वक्त वो देखने को मिल रहा है। एक बारी गाजीपुर बॉर्डर पर भी इतना सपोर्ट जहां पर हो चुका है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर, तीनों जगह गृह मंत्रालय ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि इंटरनेट सर्विसेज बंद की जाए और वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है इन तीनों ही बॉर्डर पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिलन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। चारों तरफ घुप अंधेरा इसलिए है क्योंकि बिजली काट दी गई है। कल वहां पर हिंसा हुई थी जबरदस्त। इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम चारों तरफ और अंदर जाने के लिए आपको सुरक्षा बलों की परमिशन की जरूरत वहां पर पड़ेगी सिंघू बॉर्डर से। उधर किसान कानूनों के खिलाफ पटना में आरजेडी ह्यूमन चेन बनाकर इस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई है। गांवों में पंचायत स्तर पर लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। इसका मकसद है कि हम लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बिहार की राजधानी पटना की। किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन बिहार में मानव श्रृंखला बना रहा है और किसानों के समर्थन में जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं महागठबंधन के जो नेता हैं और उनके समर्थक कार्यकर्ता वो सब यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया गया है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में कई जगहों पर मानव श्रृंखला का जो है वो इसी तरीके से आयोजन किया गया है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उसके समर्थन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो मानव श्रृंखला बनाकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ ईरानी नागरिकों से पूछताछ की है। इन लोगों में वो ईरानी नागरिक भी शामिल हैं जो वीजा की तारीख पूरी होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। कई ईरानी नागरिकों से की गई है पूछताछ। दिल्ली में रह रहे ईरान के कुछ लोगों से पूछताछ हुई है। आपको बता दें, इजरायल दूतावास के पास हुए इस ब्लास्ट में सीधा कनेक्शन ईरान का सामने आ रहा है। इजरायल ने तो इसे आतंकी हमला तक करार दे दिया है। अब बिना वीजा रह रहे ईरानी जांच के दायरे में आ गए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी। मुनीश, यकीनन ये गंभीर मामला हो जाता है कि जब वीजा की अवधि आपकी खत्म हो गई हो, उसके बावजूद आप राजधानी दिल्ली में रह रहे थे। मकसद क्या था, क्या जानकारी मिली है? स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है इनसे। जी देखिए, कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले के शुरुआती दौर में तार ईरान से जुड़ रहे हैं तो जो जांच एजेंसियां हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे अगर ईरान का हाथ है तो क्या वो शख्स अभी भी हिंदुस्तान में है और अगर वो भारत में है तो क्या वो शख्स
दिल्ली में है, और दिल्ली में है तो कौन है वो। इसीलिए पिछले 1 महीने के सारे रिकॉर्ड FRR से दिल्ली पुलिस ने मंगाए थे, और उसके बाद जो भी वो शख्स थे जो कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में गलत तरीके से रह रहे हैं, जिनके वीजा एक्सपायर हो गए, और इसमें वो शख्स भी हैं जो कि पिछले 1 महीने में आए थे, तो इन सब के कहीं ना कहीं जो तार है वो खंगाले जा रहे हैं। और खास करके इस वक्त की जो जांच है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पिछले कई महीनों से गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, ये संदिग्ध लोग हैं और इनकी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। इसी वजह से स्पेशल सेल इन लोगों से पूछताछ भी कर रही है। शुक्रिया मुनीश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो दिल्ली में हुए बम धमाके का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, बार बार ये सवाल सभी के जेहन में है। ब्लास्ट के करीब 24 घंटे के बाद जांच एजेंसियां इस सबसे अहम सवाल का जवाब तलाशने में लगातार जुटी हुई हैं। घटनास्थल से सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं और एक एक कर कड़ियों को जोड़कर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। इन सबके बीच एक अनजान आतंकी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी लेकर इसके साथ इजराइल और ईरान की तकरार के तार भी जोड़ दिए हैं। इजराइल एम्बेसी के पास हुआ धमाका भले ही कम तीव्रता का हो, लेकिन इसकी गूंज अब दुनिया में सुनाई दे रही है। जांच एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। इस बीच एक ऐसे संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है जिसका नाम किसी ने सुना ही नहीं। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए इजराइल एम्बेसी के पास धमाका करने का दावा किया है। सोशल मीडिया में वायरल पर्चे में कई अहम बातें लिखी गई हैं। पहली, संगठन ने दावा किया है कि ये आईईडी ब्लास्ट किया गया। दूसरी, संगठन की ओर से गीदड़ भभकी दी गई है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देश के कई शहरों को निशाना बनाया जाएगा। तीसरा, जैश उल हिंद ने कहा है कि वो बदला लेना चाहता है। दिल्ली में धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जैश उल हिंद नाम का जो एक संगठन है वो ले रहा है। हालांकि एजेंसी अभी इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये टेलीग्राम पर ये चैट और सोशल मीडिया में हुआ, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को ये मैसेज मिला। इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन है ये जैश उल हिंद, उसके दावों में कितनी सच्चाई है और ये चिट्ठी आखिर कैसे वायरल हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। जैश उल हिंद के अलावा धमाके के तार ईरान तक पहुंच गए हैं। जैश उल हिंद के दावे के अलावा जांच एजेंसियों को एक चिट्ठी मिली है जिससे ईरानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस चिट्ठी में ईरान के उस जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र है जिनकी 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हत्या हो गई। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे का भी नाम है, जिनकी हत्या में सैटेलाइट नियंत्रित स्मार्ट सिस्टम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत हैं उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे। ये अभी एक ट्रेलर है, तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। धमाके से जुड़ी 2 चिट्ठियां 2 अलग अलग दावे कर रही हैं। एक में हिंदुस्तान को सीधे निशाना बनाए जाने की गीदड़ भभकी है, तो दूसरे का कनेक्शन सीधे ईरान से है, जिसका टारगेट इजराइल है। जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे यह बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली धमाके के बाद 13 फरवरी 2012 के धमाके की याद आ गई। औरंगजेब रोड पर हुए उस धमाके में इजराइल डिप्लोमेट की पत्नी को निशाना बनाया गया था। वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी।
तभी 109 CD 35 नंबर वाली टोयोटा इनोवा कार में आग लग गई। वो बाल बाल बच गई, लेकिन मोसाद ने ईरानी साजिश का खुलासा किया तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। 9 साल बाद फिर से साजिश की सुई ईरान की ओर है। That we are a target for our enemies, so we are very well prepared. Always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India cooperation, full support. So, and we trust, of course, our counterparts here in India to provide us all the help and, of course, the protection that we need. So we feel quite safe here in India. ये धमाका उस वक्त हुआ जब भारत और इजराइल के राजनयिक रिश्तों की सालगिरह थी। ऐसे में इजराइल भी धमाके को लेकर गंभीर है। इजराइल ने इस धमाके को आतंकी हमला बताया। वहीं अब इजराइल की जांच एजेंसी मुसाद भी पूरी तरह से जांच में एंट्री करने की तैयारी में है। दोनों चिट्ठियों से इतना तो तय है कि हमले का मकसद दहशतगर्दी फैलाना था, जिसकी जांच अब भारत के साथ साथ इजराइल भी कर रहा है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कहां तक पहुंची है ब्लास्ट की जांच, आइए अब वो आपको बता देते हैं। NSG की एंट्री, NIA की जांच, साजिश के एक एक सुराख की तलाश। आखिर हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक इजराइल एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ कैसे? आखिर ब्लास्ट का मकसद क्या था? कैसे रची गई साजिश? इन सवालों का जवाब अब देश की जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई हैं। बम भले ही कम तीव्रता का हो, लेकिन जो अब तक सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि बम को देखकर लग रहा है कि प्रोफेशनल ने तैयार किया है, जिसे बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। बम में टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बैटरी के पार्ट्स मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसमें किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। आज NSG की टीम मौके वारदात पर पहुंची और जांच से जुड़े सबूतों को जुटाने में लग गई। इस वक्त हम इजराइल एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक के बाद एक जांच एजेंसियां आकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि NSG की टीम यहां पर पहुंची हुई है और NSG की टीम के साथ साथ आपको इजराइल एम्बेसी के अधिकारी भी दिख रहे हैं। दरअसल NSG की टीम यहां पर जो है वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जो आपको सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक वो वही जगह है जहां पर शुक्रवार की शाम लगभग 5:05 पर बम धमाका हुआ था। और जांच एजेंसियों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं न कहीं इन झाड़ियों में ही वो सबूत छुपे हो सकते हैं। घटना स्थल से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक लाल रंग का दुपट्टा है जो कि आधा जला हुआ है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर पर जब बम धमाका हुआ तो आनन फानन में स्पेशल सेल की टीमें मौका वारदात पर पहुंची। मौका वारदात पर बम में इस्तेमाल चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और साथ में पड़ा हुआ था एक लाल दुपट्टा जो लिपटा हुआ था और आधा जला हुआ था। स्पेशल सेल की टीम ने उस लाल दुपट्टे को अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल छानबीन कर रही है। अभी तक इस दुपट्टे के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतल के टुकड़े मिले हैं। वहीं जिंदल हाउस के सामने जहां धमाका हुआ है वहां CCTV नहीं था। वहीं इसके बगल में 2 जगह का CCTV खराब है। ऐसे में शक है कि धमाके से पहले इलाके की पूरी तरह से रैकी की गई। आशंका जताई जा रही है कि कोई चलती गाड़ी से केन बम फेंककर फरार हो गया। धमाके का मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि सनसनी फैलाना था। लेकिन जिस तरह से अब तक सुराग मिल रहे हैं उससे साफ है कि ब्लास्ट तैयारी के साथ किया गया, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग के लिए दहशतगर्द शामिल थे। शिवेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
यकीनन इस ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। एक तरफ एनआईए की टीम तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आज वहां पे तमाम दूसरी टीमें भी एनएसजी की टीम पहुंची थी जो मौके का मुआयना कर रही थी। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।